नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शैला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि देश की मौजूदा सरकार हर एक वर्ग और विषय को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को नए लक्ष्यों के साथ शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश जारी है, जिसमें कर सुधार, निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कदम अर्थव्यवस्था को लेकर सही दिशा में है। उन्होंने जनभागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरपूर सामर्थ्य और लोगों के असीम सपने की बदौलत नया भारत सकारात्मकता की ओर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश को टैक्स के मकड़जाल से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि आज भारत 10 सर्वश्रेष्ठ एफडीआई डेस्टिनेशंस में से एक है और पिछले 5 सालों में पूरे विदेशी निवेश का 50% देश में निवेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तरलता की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ कई बैठकें की, जिसके बाद इस मुद्दे का हल निकाल लिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये भारत की ताकत को दर्शाता है कि फिक्की और एसोचैम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को बैंकों से आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निर्यातकों को लोन की राशि 90% का इंश्योरेंस कवर देगा। उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनल, डीटीएच ऑपरेटर और केबल ऑपरेटरों को परामर्श जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी समाचार चैनलों से दोबारा कहा जा रहा है कि ऐसी सामग्री का प्रसारण करने से बचें जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो या फिर उससे हिंसा भड़कती हो। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने स्थिति पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने करीब 60 फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप को बंद करने के लिए लिखा है। इसके साथ ही दिल्ली से लगे सभी राज्यों के बॉर्डर पर पुलिस पिकेट तैनात है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। हम इसे 35% तक कम करना चाहते हैं। इस लक्ष्य में से अब तक 21% हो चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज गो एयर की फ्लाइट को वाराणसी के लिए शुभारंभ किया। एयरलाइन कंपनी गो एयर दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए वाराणसी से सीधी विमान सेवा प्रारंभ कर रही है। वॉशिंगटन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच बैठक में व्यापार, वीजा मुद्दे पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख दोनों देशों के संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वार्षिक शीतकालीन अल्पवास के लिए तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा 28 दिसंबर तक रहेगी। राष्ट्रपति पुडुचेरी की यात्रा करेंगे, जहां पर वो पुडुचेरी विश्वविद्यालय के 27वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वार्षिक राष्ट्रपति जो है कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और विवेकानंद केंद्र का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंजीनियरों से अपील की है कि वो किफायती, गुणात्मक और पर्यावरण अनुकूल सड़कों के निर्माण में उचित और नियमित तौर तरीके अपनाएं। पटना में भारतीय सड़क कांग्रेस के 80वें अधिवेशन का रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। ओडिशा के समुद्री तट पर आज स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम के अपग्रेड संस्करण का भी सफल परीक्षण किया गया। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में आए जोरदार भूकंप के कारण आज दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत हिल गया। भूकंप का केंद्र हिंदुकुश था।
कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पहली बार प्रायोगिक तौर पर वाराणसी से दुबई समुद्री मार्ग से ताजा सब्जियां भेज रहा है। एपीईडीए वाराणसी क्षेत्र के 5 जिलों गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर तथा संत रविदास नगर में कृषि निर्यात हब बनाने जा रहा है। झारखंड चुनाव के 5वें और अंतिम चरण में 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण रहा। संथाल परगना डिवीजन के दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिलों के इन निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 71% वोट पड़े। झारखंड में प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य सरकार के मंत्री लुई मरांडी और रणधीर सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आलमगीर आलम तथा झारखंड विकास मोर्चा के वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव शामिल हैं। मतगणना इस महीने की 23 तारीख को होगी। असम में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया है कि संशोधित नागरिकता कानून से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। कर्नाटक में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो कि 21 दिसंबर की आधी रात तक जारी रहेगी। बेंगलुरु शहर और दक्षिण कन्नड़ जिले में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, तो दक्षिण कन्नड़ में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। केरल के मलप्पुरम में भी छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मार्च निकाला, जिसमें लोग शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज प्रदर्शन हुआ। फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गोरखपुर में भीड़ ने माहौल को खराब किया। यहां पर लोगों ने पुलिस पर पथराव किए। फिलहाल सभी जगह पर हालात नियंत्रण में हैं। नागरिकता कानून पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में विश्वास नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 दिसंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं, सांसद शफीकुर रहमान बर्क और फिरोज खान सहित 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए जाने संबंधी बयान की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आलोचना की है। नागरिकता संशोधन कानून पर जनमत संग्रह की मांग के ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है। जयपुर में 13 मई 2008 को अलग अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें से 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 लोग घायल हो गए थे। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में सर्दी अपना सितम ढा रही है। सरकार ने आज भी सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। पंजाब, गुजरात में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लद्दाख में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। खराब मौसम से इस क्षेत्र में हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण 5 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है और करीब 12 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही है। झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को 3 न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने 3 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने राज्य सरकार को रेत के अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि रेत के अवैध खनन करने वालों की करने पर जब्त की गई नौकाओं और ट्रकों को मामूली जुर्माना लगाने के बाद छोड़ दिया जाता है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान बृहस्पतिवार को काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसके बाद न्यायाधीश ने अदालत में पेशी से स्थायी छूट की उनकी याचिका पर सुनवाई 7 मार्च को तय कर दी है। खान पर 1998 में जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को विदर्भ सिंचाई विकास निगम यानी कि वीआईडीसी के तहत आने वाली 12 परियोजनाओं से जुड़े कथित घोटालों में क्लीन चिट दी गई। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में आज नई दिल्ली में जाने वाले अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी 8वीं बजट पूर्व सलाह मशवरा बैठक की।
टाटा केमिकल्स ने सोडा ऐश पार्टनर्स होल्डिंग्स की शेष 25% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। कंपनी ने एंडोवर समूह से 19.5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1387.2 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसर इंडिया ने उपभोक्ताओं तथा व्यवसायी दोनों के इस्तेमाल के लिए कंसेप्टिडी श्रृंखला की शुरुआत की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि कंसेप्टिडी श्रृंखला के तहत ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म निर्माता, अभियंता, आर्किटेक्ट और डेवलपरों के लिए अत्याधुनिक डेस्कटॉप, नोटबुक और मॉनिटर पेश किए गए हैं। रॉयल डच शेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज पन्ना मुक्ता तेल एवं गैस क्षेत्र में परिचालन के 25 साल पूरे होने के बाद सरकारी कंपनी ओएनजीसी को सौंपने वाली है। कंपनियों ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल लिमिटेड ट्रेडमार्क के मानदंड से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने वाली कंपनी ग्रीनविच एसोसिएट एलएलसी और उसकी अनुषंगियों का 4 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 284.30 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है। इससे एयरलाइन को परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताजा कोष हासिल करने में मदद मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा 1 अप्रैल 2020 से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। कंपनी की गवर्नेंस, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिशों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शुक्रवार को इस बदलाव की मंजूरी दी है। दूरसंचार विभाग के डिजिटल संचार आयोग ने 5.22 लाख करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी। इससे देश में 5G सेवाओं का रास्ता बन सकेगा। और बात बाजार की करें तो शेयर बाजार का सेंसेक्स 7.62 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 41,681.54 और निफ्टी 12.10 अंक बढ़कर 12,271.80 अंक पर बंद हुआ। सोना बुधवार को 44 रुपए गिरकर 38,065 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा तो चांदी भी 76 रुपए गिरकर 44,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। मेरे लिए सबसे प्रेशियस है टाइम, इसीलिए LIC की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रीमियम भरता हूँ। अब लाइफ तो सिक्योर्ड है ही, टाइम भी बचता है। LIC है तो और कहीं क्यों जाएं? नमस्कार, मैं NSO से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें NSO के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, NSO का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। NSO सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, NSO को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और अब रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कारोबार में आज कच्चा तेल 1 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 4,361 रुपए प्रति बैरल रहा। कारोबारियों ने कहा कि सटोरियों के सौदे से कच्चे तेल को मजबूती मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन के नेतृत्व के लिए भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक सेतुरमन पंचनाथन को चुना है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाकिस्तान की फिर से भागीदारी को मंजूरी दी है। 1 साल पहले पाकिस्तान पर इसमें भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। 8वां चीन जापान दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन 24 दिसंबर को चीन के सचुआन प्रांत के चंगतू शहर में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में अगले दशक में चीन जापान दक्षिण कोरिया सहयोग के लिए संभावनाएं प्रकाशित करने की संभावना है। चीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन और इजराइल के साथ मिलकर शांति वार्ता की यथाशीघ्र बहाली करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने अब भयावह रूप ले लिया है। ये आग अब देश के प्रमुख शहर सिडनी तक पहुंच गई है। न्यू साउथ वेल्स में प्रांत में लगी भयानक आग के बाद वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
रूस की राजधानी मॉस्को के मध्य में स्थित FSB सुरक्षा सेवा के कार्यालय के पास कल हुई गोलीबारी में खुफिया सेवा के एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। टोक्यो ओलंपिक 2020 का बजट 12.06 अरब डॉलर के आसपास रहने की संभावना है। आयोजकों ने ओलंपिक का अंतरिम बजट पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि गर्मी से बचने के उपायों के कारण कुल बजट में इजाफा हो गया है। अमेरिका में 99वीं मिस अमेरिका प्रतिस्पर्धा आम सौंदर्य प्रतियोगिता से बिल्कुल अलग नजर आई। वर्जीनिया की बायोकेमिस्ट कैमिल स्क्रियर ने प्रयोगशाला वाला कोट पहनकर हाइड्रोजन से जुड़ा एक प्रयोग करके मंच पर दिखाया, जिसके कुछ मिनट बाद वो मिस अमेरिका चुन ली गई। चीन के साथ व्यापारिक तनाव नरम पड़ने और मेक्सिको के साथ नए व्यापार समझौते के कारण अमेरिका के शेयर बाजार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर होने जा रहे मतदान के प्रभावों को पीछे छोड़ तीनों मुख्य शेयर बाजार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का कहना है कि स्विस दूतावास के कर्मचारी के तथाकथित अपहरण मामले में वो खुद पीड़ित बन गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से कहा है कि वो चीन के साथ व्यापार समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करे जब तक कि बीजिंग 2 कनाडाई नागरिकों को रिहा नहीं कर देता है। चीन ने कनाडा के 2 नागरिकों को जासूसी के आरोप में पिछले साल बंदी बनाया था। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पूर्व डिप्टी गवर्नर एंड्रयू वैली को नया गवर्नर चुना है। वैली वित्तीय आचरण नियामक के प्रमुख रह चुके हैं। वैली 31 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। इजरायली वायुसेना ने फिलिस्तीन की ओर से फिर से प्रक्षेपास्त्र दागे जाने के बाद 24 घंटों में दूसरी बार हमास पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि गाजा से बृहस्पतिवार शाम को इजरायल की ओर से प्रक्षेपास्त्र दागा गया था। देश में विभाजन के समय हैदराबाद के निजाम के कोष को लेकर पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने कानूनी विवाद में भारत के पक्ष में फैसला सुनाने वाले ब्रिटिश हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने पाकिस्तान को कानूनी खर्च के लिए लाखों पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन में इलाज करा रहे हैं। नवाज शरीफ को एक जटिल हृदय रोग है। उनके निजी चिकित्सक ने इस बात की जानकारी दी है। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने कहा है कि अभी उन्हें आए हुए बस 2 महीने का ही वक्त बीता है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेला है। क्रिकेट की अन्य जरूरतें भी समय के साथ पूरी की जाएंगी। शुक्रवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस का आकलन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में किया जाएगा। बुमराह पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद फिटनेस हासिल कर रहे हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आईपीएल में युवा, वरिष्ठ, जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। आईपीएल को मिल रहे फेम को लेकर मैं हैरान नहीं हूं। तरुवर कोहली इस सत्र के रणजी ट्रॉफी में 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तरुवर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 317 की पारी खेली। कोहली ने अपनी पारी में 408 गेंदें खेली और 26 चौके लगाए। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के लिए कोलकाता में नीलामी हुई, जिसमें 33 भारतीय और 29 विदेशी खिलाड़ियों सहित 62 खिलाड़ी बिके। फ्रेंचाइजियों ने इन खिलाड़ियों को खरीदने में 140.3 करोड़ रुपए खर्च किए। नीलामी में 48 साल के स्पिनर प्रवीण तांबे को केकेआर ने 20 लाख रुपए में खरीदा, जो कि आईपीएल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला रहे, जिन्हें चेन्नई ने 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा। भारतीय टीम के टी20 और वनडे में केएल राहुल शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल से भी उनके लिए एक बड़ी खबर आई है। किंग्स 11 पंजाब ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए केएल राहुल को कप्तान नियुक्त किया है। पिछले सीजन में दिल्ली के लिए खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलेंगे। बेंगलुरु ने उनके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन के लिए बोली में जंग देखी गई। 1.5 करोड़ की बेस प्राइस वाले मॉर्गन को कोलकाता ने 5.25 करोड़ रुपए में अपने नाम किया। किंग्स 11 पंजाब के कोच अनिल कुंबले ने कहा है कि उनकी आईपीएल नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल के लिए आक्रामक बोली इसलिए लगाई गई क्योंकि टीम को मध्यक्रम में अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज की जरूरत थी। अंडर 19 टीम के कप्तान प्रियम गर्ग को 1.9 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा।
17 साल के यशस्वी जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपए में राजस्थान ने खरीदा। आईपीएल में सबसे ज्यादा नीलामी में बिकने का रिकॉर्ड जयदेव उनादकट ने बना लिया है। 2011 से उनादकट आईपीएल नीलामी में बिकते आ रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर को आईपीएल 2020 के लिए किंग्स 11 पंजाब का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। नीलामी में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और एडम मिल ने पुजारा, हनुमान विहारी सहित 11 खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला, जिसमें यूसुफ पठान भी शामिल हैं। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल की अगुवाई में गुजरात जॉयंट्स ने बॉम्बे बुलर्स को 4-1 से हराकर बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग के फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी ने यूएस ओपन चैंपियनशिप के युगल से भी फाइनल में जगह बनाकर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के सीनियर स्तर पर अपना पहला पदक पक्का किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा ने जारी साल की आखिरी फीफा रैंकिंग में 108वें नंबर पर बनी हुई है। भारतीय टीम हालांकि पूरे वर्ष भर में 11 पायदान नीचे खिसकी है। भारत में 1187 अंक हैं और वो एशियाई खेलों में 19वें स्थान पर है। विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इंग्लैंड एक पायदान ऊपर चौथे और उरुग्वे 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इनके बाद क्रोएशिया, पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया का नंबर आता है। स्वीडन ने 3 देशों के अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। स्वीडन ने भारत को 4-0 से हरा दिया है। हाफ टाइम तक स्वीडन 3-0 से आगे था। मारिया शारापोवा ने अबू धाबी में चल रही मुबादला विश्व टेनिस चैंपियनशिप में फेड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया की टोमली जानोविच को कड़े मुकाबले में 6-4, 7-5 हरा दिया। पुरुष वर्ग में ग्रीस की स्टेफोनास सिस्टिनास ने अपने विरोधी एंड्रे रूबलेव को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका विदुषी सविता देवी का निधन हो गया है। उन्होंने पूर्व अंग गायकी में कई नए प्रयोग किए थे। उन्हें चैती, ठुमरी, कजरी गायन में अभिनय प्रयोगों के लिए जाना जाता है। वो प्रवीण सितार वादक भी थी। फिल्म शिकारा का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन विधु विनोद चोपड़ा कर रहे हैं। फिल्म 7 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू के माध्यम से एक्टिंग की शुरुआत कर दी है। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने कहा है कि सुहाना एक शानदार एक्ट्रेस है। डांस रियलिटी शो डांस प्लस 5 का इस हफ्ते का शो काफी म्यूजिकल रहने वाला है। इस हफ्ते फिल्म स्ट्रीट डांसर की टीम इस शो में शामिल होने जा रही है और इस शो के मंच पर ये टीम अपना पहला मुकाबला लॉन्च करने जा रही है। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर की आज 3री सालगिरह है। इस मौके पर करीना और सैफ ने शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तैमूर की बर्थडे पार्टी में करिश्मा कपूर, सोहा अली खान, इनाया खेमू और रीमा जैन भी मौजूद है। सैनिकों के जीवन की वेदना पर प्रकाश डालती फिल्म बंकर का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म भारत की पहली एंटी वॉर फिल्म है। कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर आधारित कोटा फैक्ट्री की कहानी इस साल दर्शकों के बीच छाई रही। इसे इस साल 2019 की शीर्ष भारतीय वेब सीरीज के खिताब से नवाजा गया है। डिंपल कपाड़िया की हॉलीवुड फिल्म टेनेट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन डेविड वॉशिंगटन स्टारर फिल्म टेनेट एक अनोखी कहानी पर आधारित है। डायरेक्टर लव रंजन अब रणबीर कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म के लिए रणबीर के अपोजिट श्रद्धा कपूर को साइन किया गया है। फिल्म 26/5/2021 को रिलीज होगी। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 आज से सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। फिल्म में सलमान खान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, किच्चा सुदीप, महेश मांजरेकर जैसे मंचे हुए कलाकार हैं। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक का दूसरा ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। अब मेकर्स ने 3 मिनट का एक नया वीडियो रिलीज किया है जिसमें टॉम क्रूज को एक फाइटर जेट को उड़ाते हुए दिखाया गया है। कंगना की आने वाली फिल्म थलैवी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की बायोपिक है। फिल्म 26 जून 2020 को रिलीज होगी। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।